हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं हिल्बर्ट स्पेस कंटिन्यूड। इट्स अ सजेशन कि अगर आपने हिल्बर्ट स्पेस की मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए, ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। चलिए देखते हैं आगे। डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हिल्बर्ट स्पेस है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। ओके, तो हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशंस की बात करें, वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस की बात करें तो एक ही बात है। तो जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में भी सेम डेफिनेशन रहने वाली है। अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। लाइक मान लेते हैं कुछ वेक्टर्स लिए हमने, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। और यहाँ से है स्केलर्स A1, A2, A3 एंड लाइक दिस सो ऑन। ओके, तो इसमें से हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग क्या होता है। अगर अब हम एक सीरीज़ लेते हैं लाइक दिस, मैंने यहाँ राइट किया हुआ है A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, अगर ऐसी सीरीज़ लेते हैं और इसको सबमिशन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस केस में जो सारे के सारे हमारे स्केलर कोफिशिएंट्स हैं दो शुड बी इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक एक सीरीज़ ली हमने A1, ओके, A1 x1 प्लस A2 x2, ठीक है, इसको मैंने इक्वल टू 0 लिया। तो इस केस में जो A1 और A2 हैं दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले 0 होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है लाइक A1 की वैल्यू है 1 एंड A2 की वैल्यू है आपके पास 2, मीन्स दिस इज x प्लस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, मीन्स A1 एंड A2 आर नॉट इक्वल टू 0 हेयर। तो इस केस में देखिए x1 इक्वल टू -2x2, देयर इज ए लीनियर डिपेंडेंस बिटवीन दैम, मीन्स x1 और x2 का रिलेशन ऐसा है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लीनियरली। ओके, बिकॉज देयर इज ए फैक्टर ऑफ 2, तो ये लीनियरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो मीन्स A1 A2 यहाँ पे दोनों जो है वो 0 के इक्वल होने चाहिए, जिसकी वजह से ये सम 0 आए, मीन्स दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब उस वेक्टर स्पेस में जितने भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, जितने भी, मीन्स मैक्सिमम नंबर, क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम नंबर, तो उसको बोलेंगे उसकी डायमेंशंस। यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं। लाइक इफ़ 5 आर देयर देन द डायमेंशंस विल बी 5। ओके, आगे और अच्छे से समझ आएगा। बेसिस, अब जो मैक्सिमम नंबर था, ठीक है, वो तो नंबर था, लाइक 5 आर देयर देन डायमेंशन इज़ 5। अब वो जो मैक्सिमम नंबर का जो सेट बन रहा है, लाइक मान लेते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 थे। ओके, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो इन 4 वेक्टर्स का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे बेसिस। मीन्स जो वेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में क्या हैं, जब उनका एक सेट लेते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिस। द सेट ऑफ, तो बेसिस की डेफिनेशन क्या बनती है? द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड इट्स बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको 3D रियल वेक्टर स्पेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जब हम कोई भी वेक्टर लेते हैं रियल स्पेस, यहाँ पे है एक x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, और ये है हमारा, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट P लिया, ओके, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I, J, K, इन तीनों की फॉर्म में। इससे ज़्यादा क्या कोई हमें चाहिए होता है नंबर जिसकी फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़े? नहीं ना। दिस इज कॉल्ड इट्स बेसिस, I, J, K। एंड नाउ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अब बेसिस ऑर्थोनॉर्मल होने का क्या मीनिंग होता है? ऑर्थोगोनल प्लस
नॉर्मल होना। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है? इफ़ वी टेक टू डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक आई डॉट जे, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0 एंड k डॉट i इज इक्वल टू 0। ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है एज यू नो। एंड नॉर्मेलिटी की कंडीशन क्या होती है? i डॉट i इज इक्वल टू 1 मीन्स जो नॉर्म है, और वी से मैग्नीट्यूड, okay, that should be equal to 1. This is the condition of normality. So when we combine these both conditions, orthogonal plus normal, we called it orthonormality condition, and the basis which follows this condition of orthonormality, it is called orthonormal basis. Now this condition can be represented mathematically as phi I phi j is equal to del ij इज इक्वल टू 1 0। 1 और 0 कब होगा? वैन आई इक्वल टू जे एंड आई नॉट इक्वल टू जे। मीन्स अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो वो 0, अगर डिफरेंट है लाइक हियर आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, अब आई जे के की बात करें तो यहाँ पे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने यहाँ पे दिया है वे ऑफ राइटिंग, दिस इज डायरेक्ट्स ब्रैकेट नोटेशन। ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में भी लें इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है फाई स्टार आई डॉट फाई जे विल बी इक्वल टू 0। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। डिराक नोटेशन। डिराक नोटेशन क्या होती है? लाइक हमने हिल्बर्ट स्पेस पढ़ा, यहाँ बताती हूँ आपको, हमने पढ़ा हिल्बर्ट स्पेस। तो डिराक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक हिल्बर्ट स्पेस के एक एलिमेंट से। वो एलिमेंट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? कैट वेक्टर से। ओके, दैट कंटेन्स ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम जस्ट लाइक वेव फंक्शन। व्हाट वाज वेव फंक्शन? अ मैथमेटिकल फंक्शन, अ मैथमेटिकल फंक्शन, ओके, दैट कंटेन्स ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो उसी वेव फंक्शन को जब किसी और फॉर्म में लिखना चाहा डायरेक्ट ने, तो उन्होंने एक मेथड चूज़ किया हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स का और उसको रिप्रेजेंट किया कैट वेक्टर से, एंड दिस इज रिटन एज दिस कैट वेक्टर। अब जो एक कैट वेक्टर होता है, अगर आपने बीएससी का मैथ पढ़ा हो तो उसका एक जो हिल्बर्ट स्पेस होता है, हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हैं, तो उसका एक ड्यूअल स्पेस भी होता है, ड्यूअल स्पेस, जो कि इसका आइसोमॉर्फिक स्पेस होता है, आइसोमॉर्फिक। ओके, तो इस केस में जो ड्यूअल स्पेस है उसके अंदर हिल्बर्ट स्पेस के हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक एलिमेंट उस ड्यूअल स्पेस में भी एग्जिस्ट करता है। उस एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ब्रा वेक्टर से, कोरस्पोंडिंग वेक्टर दैट एग्जिस्ट इन ड्यूअल स्पेस। ओके, ड्यूअल स्पेस, दिस इज कॉल्ड bra vector and denoted like this. Okay, and I will tell you the relation also, and it is indicated as psi and bra cat, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ब्रैकेट। ओके, ऐसे उसको डिनोट करते हैं, ऐसे ही सिमिलर वे में ये ब्रा और कैट एक कंप्लीट नोटेशन है। और ये जो फॉर्म है इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और ये क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट। अगर फाई साई हो अलग अलग हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं फाई स्टार साई डी टाउ, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, और वी से होल स्पेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको क्लियर नहीं है देन प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं आगे। इफ़ ए इज़ अ स्केलर, अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ। लाइक इफ़ ए इज़ अ स्केलर, ए एक स्केलर है,
यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, इट शुड बी सी। ओके, ए भी हो सकता है, तो फिर यहाँ हमें ए ही करना पड़ेगा, लाइक दिस, ए साई। ओके, तो यहाँ पे सी है, तो इस सी को हम इस तरह से बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पे सी है, तो ये क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ये मैं आपको बताऊँगी अभी क्या होता है। लाइक तो हम साई है और यहाँ पे सी है, तो जब सी को ब्रा से बाहर लेके जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे सी स्टार आता है, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। सी स्टार इज़ अ स्केलर है, तो वो स्केलर ही, बट वो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ओके, अब एक चीज़ और आपको बतानी है, लाइक एक कैट है। ओके, जब हम उसका डैगर करते हैं या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो क्या आता है, ब्रा वेक्टर। सिमिलरली अगर हम ब्रा वेक्टर लेते हैं, उसका डैगर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, कैट वेक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसी का यूज़ हम आगे कर रहे हैं, लाइक दिस। ये क्या है, फाई और साई। फाई हेयर इज इन ब्रा एंड दिस इज इन कैट। तो जब हम इसका डैगर लेते हैं तो वो कैसा होता है, लाइक एक रूल हम फॉलो करते हैं डैगर में, प्रोडक्ट रूल में। मैंने पहले ही बताया था, ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे लिखते हैं, बी डैगर ए डैगर। ओके, सिमिलर वे में हम इसका लेंगे पहले। ओके, तो ये हमने ले लिया लाइक दिस, इसका डैगर ये लिया, इसका डैगर आ गया। अब साई का डैगर क्या होगा, जो कैट थी वो कन्वर्ट होगी ब्रा में, और जो ब्रा थी वो कन्वर्ट होगी कैट में। ओके, तो अब हम इसको फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, फाई साई का जो डैगर था वो इस फॉर्म में आया। अब ये डैगर क्या होता है, दिस डैगर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया कि जो साई का डैगर है, साई कैट का, वो क्या होगा, साई ब्रा, और इसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, और ये होता है सेल्फ प्रोडक्ट। अब मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम लेने की बात करें, तो जो कैट है उसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है और ब्रा को रो की फॉर्म में, लाइक दिस, कैट कॉलम एंड ब्रा इन द फॉर्म ऑफ रो। और ये उसका क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, मीन्स जो A1 थे उनका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ले रहे हैं, A1 A2 का, और मैट्रिक्स का भी हमने क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ keep on waiting, the next video will be there soon. Thank you.